अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 7 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 6 क्वेश्चन हैं मैंने वो भी अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके आने वाले सोल्यूशंस में और जो मैं अपलोड कर चुका हूँ उन सोल्यूशन में, तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी है मैंने जो बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से। अगर आपके कोई सजेशंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अपनी सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी पॉइंट्स P with coordinates 2, -3 and point Q with coordinates 3, -2 and R that is having coordinates 8, Z। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं और इन पॉइंट्स का नाम है P, Q और R। और आगे कहा गया है R कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पे हों। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन रफ सी बना लूँ, लेट से ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं जो इसी लाइन के ऊपर होंगे। लेट से एक P, एक यहाँ पे करके Q और एक लास्ट पॉइंट R। इनको हम कोलिनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए इस तरीके से उनको हम कोलिनियर कहते हैं। ये जस्ट एक रफ डायग्राम है आपको रेफरेंस के तौर पे देने के लिए जो मैंने यहाँ पर बनाई है। आगे उन्होंने देखिए खुद डिफाइन भी कर दिया, दैट इज दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करे उसको कोलिनियर कह रहे हैं। उन्होंने आगे खुद ही डिफाइन कर दिया। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है और z आप देख सकते हैं इस r वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो लिखा हुआ है y कोऑर्डिनेट के तौर पर। तो 3 पॉइंट्स गिवन है और ये बता दिए कि वो कोलिनियर है यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है। और हमने इसमें से z की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब जो बेसिक्स है इस क्वेश्चन के हवाले से वो मैं इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, वो आप एक बार ज़रूर देख लें। जो भी पॉइंट होता है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक उसका x कोऑर्डिनेट होता है और एक उसका y कोऑर्डिनेट होता है। जैसे ये P पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, -3, ठीक है। इसी तरीके से Q पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट -2 और R पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 8 है और y कोऑर्डिनेट z है, जो कि हमने फाइंड करना है। अब मैं ग्रेडियंट के हवाले से आपको बता चुका हूँ, तो उसका फॉर्मूला भी बता चुका हूँ और किसको कहते हैं वो भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ग्रेडियंट का कंसेप्ट ही हमने इस्तेमाल करना है z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने एक चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जब भी आपके पास कोलिनियर वाला केस है, यानी कुछ पॉइंट्स हों जो कि कोलिनियर हो यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, तो ये जो पॉइंट्स बन रहे होते हैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जहाँ जहाँ पे ये मैंने जैसे रफली बनाए हैं, इनके ग्रेडियंट सेम बनते हैं जब हम इनको जोड़ के कोई लाइन सेगमेंट बनाते हैं। जैसे अगर आप देखें इस P से लेकर Q तक एक आपके पास लाइन सेगमेंट बन सकता है, एक लाइन का छोटा सा हिस्सा बन सकता है। तो जो ग्रेडियंट इस PQ लाइन की होगी वही ग्रेडियंट Q से लेकर R पॉइंट तक की होगी। तो कोलिनियर के केस में ऐसे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं, इन लाइंस की, इसमें अगर आप इस तरह के सेगमेंट्स बनाएं, इनकी ग्रेडियंट भी सेम ही होते हैं क्योंकि एक सेम ही लाइन होती है, तो ग्रेडियंट भी इनके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट के कंसेप्ट से z की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, कि जो ग्रेडियंट होगा किसका, ऑफ पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक का, वो बेसिकली इक्वल होना चाहिए किसके, ग्रेडियंट ही के, ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर, ये जो अगला सेक्शन है क्यू आर। तो ये उसी वक्त होगा जब आपके पास ऐसा केस आए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कोलिनियर पॉइंट हो, एक ही लाइन के ऊपर हो, तो इन लाइंस के जो सेगमेंट बन रहे होते हैं इनके ग्रेडियंट सेम होते हैं। अब ग्रेडियंट का आपको फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ। किसी भी लाइन सेगमेंट का आपने ग्रेडियंट निकालना हो, किसी भी लाइन का ग्रेडियंट निकालना हो, तो जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं y2 - y1, ये से पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो अब अगर हमने पी क्यू का ग्रेडियंट निकालना है तो आप पहले पी और क्यू पॉइंट्स देखें कहाँ पर हैं, तो वो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। तो आपकी अपनी मर्जी होती है, आप इसमें किसी को x1 y1 कह दें, किसी को x2 y2 कह दें। अब x2 y2 का मतलब, मर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप y वाले को x1 कह देंगे या y वाले को x कह देंगे। इसका मतलब है जो x पोजीशंस पे हैं उनको आप अपनी मर्जी से x1 x2 लेबल कर सकते हैं और जो y पोजीशंस पे हैं उनको आप y1 y2 लेबल कर सकते हैं। तो मैं अगर कह दूँ कि मेरे पास ये p पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट है ये x1 है और ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है ये y1 है। इसी तरीके से q तक है, पी क्यू की ग्रेडियंट निकालनी है तो अगला पॉइंट q यूज़ करेंगे, तो इसको मैं कह देता हूँ ये x2 है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये y2 है। अब आपने ये वाली ही वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू आ जाएगा। तो आपने इस फॉर्मूले को देखना है, मैं इसी फॉर्मूले के लिहाज से यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू लिख रहा हूँ। तो पहले लिखना पड़ेगा y2, तो y2 कितना है, वो है -2
माइनस y1 कितना है वो हमारे पास है -3, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा -3 क्योंकि इसके पीछे एक नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 कितना है वो यहाँ पे है 3 पहले लिखूंगा, माइनस x1 वो कितना है वो है हमारे पास 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। तो अब यहाँ तक लिख लेने के बाद अब हम इस तरीके से सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर निकालेंगे। तो अब क्यू आर निकालने के लिए अब मुझे यहाँ पे पॉइंट्स को दोबारा से लेबल कर लेना है। आप इसको अपनी ईज़ के लिहाज से लेबल कर सकते हैं, तो मैं जिस तरह लेबल कर रहा हूँ वैसे कर लें, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप इसमें x1 x2 को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर क्यू आर है तो क्यू आर पॉइंट्स में मैं इस वाले पॉइंट को कह लेता हूँ, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1 हो जाएगा, और r में ये वाला मेरा x2 हो जाएगा, और इसको मैं बोल दूंगा y2। ठीक है, अब ये पहले वाले x1 y1 को आपने भूल जाना है, हर ग्रेडियंट निकालते वक्त आपने एक तरह का नई तरीके से उसको लेबल कर लेना है, नए तरीके से उसके नाम रख लेने हैं। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करूंगा ग्रेडियंट के। तो पहले आएगा y2 माइनस y1, तो यहाँ पे आप देखें y2 पे z लिखा हुआ है जो कि फाइंड आउट करना है, यानी z माइनस y1 वो -2 है, उसको मैं ब्रैकेट्स में लिखूंगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास 8 है तो मैं नीचे लिखूंगा 8 माइनस x1 मेरे पास कितना है वो है 3। तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं इनको जस्ट सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस कितना होता है वो होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखूंगा +3, और नीचे आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2 1 होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख लेता हूँ। अभी यहाँ पे z लिखा हुआ है तो z आएगा, माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा, और आपके पास आगे 2 बचेगा, और 8 - 3 आपको पता है वो कितना होता है वो होता है 5। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें या थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो वो दोनों में ही दोनों तरीक़ों से ही आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे पहले इस वाली साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस प्लस माइनस होता है, यानी आपको माइनस करना है। 3 - 2 आप करेंगे तो 1 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का ही यूज़ करते हैं, तो 3 का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव है तो पीछे आप पॉजिटिव लगा दें तो भी बेहतर है, ना लगाएं तो भी बेहतर है। नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे z + 2 वैसे ही, और नीचे कितना आ जाएगा 5। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो मैं यहाँ पे ही पैरेलल इसके कर देता हूँ। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जब दो फ्रैक्शंस इस तरीके से आ जाए लिखी हुई =2 के दोनों तरफ। तो 5 1 टाइम्स कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और यहाँ पे इस 1 को आपने इधर z + 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी z से भी करना है और 2 से भी करना है। तो 1 z टाइम्स z ही होगा और 1 2 टाइम्स 2 ही होगा, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको आइसोलेट करना है, इसको सेपरेट करना है, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ लेके जाना है। तो जो +2 है आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो ये -2 बन जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा वहाँ जाकर। आप दोनों साइड्स पर 2 सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी यही बात है। तो ये हो जाएगा 5, ये +2 यहाँ पर आके हो गया -2, और यहाँ पे जस्ट बचा z। तो 5 - 2 कितना होता है वो होता है 3। तो इसका मतलब है z = 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, वो आ गई है 3। तो यही वो z की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर फिनिश। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।